हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले जिसका नाम है टेम्पेस्ट। इसको हिंदी में तूफ़ान कहते हैं। यह इनका सबसे लास्ट प्ले था जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया हुआ है। आज हम इसकी पूरी हिंदी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखकर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। समुद्र के बीचों बीच एक विशाल टापू था। उस टापू पर प्रास्पेरो नामक एक व्यक्ति अपनी बेटी मिरांडा के साथ रहता था। वह टापू अनेक जीव जंतुओं से भरा पड़ा था और मनुष्य के नाम पर वहाँ केवल वे दोनों ही रहते थे। एक पहाड़ी गुफा में उनका बसेरा था। मिरांडा की आयु लगभग 13 वर्ष की थी जब से उसने होश संभाला। तब से वह न तो कभी टापू से बाहर गई थी और न ही किसी को वहां आते देखा था। वह टापू उसका संसार था। वहां के जीव जंतु उसके साथी थे। उसका सारा समय इन्हीं के साथ खेलने में बीतता था। प्रास्पेरो एक महान जादूगर और तांत्रिक था। उसके पास कुछ पुराने ग्रंथ, किताबें और काले रंग की एक छड़ी थी। उसका अधिकतर समय उन ग्रंथों को पढ़ने में बीतता था। वह मिरांडा से बहुत प्यार करता था और उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखता था। उसके पालन पोषण में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। प्रास्पेरो बड़ी अजीबोगरीब हरकतें किया करता था। कभी किसी अदृश्य शक्ति के साथ वह घंटों बातें करता तो कभी आकाश की ओर मुँह करके एकटक उसे निहारता रहता। जब कभी वह काली छड़ी को हाथ में लेकर अपने सिर के चारों ओर घुमाता तो आसपास भयंकर घटनाएं घटित होने लगती। आसमान में काले बादल घुमड़ाते, तेज हवाएं चलने लगती, समुद्र में भयंकर तूफान उठ खड़ा होता, लहरें किनारों से टकराकर आसमान छूने लगती। स्पष्ट कहा जाए तो आधे तूफान उसके इशारों पर काम करने वाले गुलाम थे। इसके अतिरिक्त टापू पर रहने वाले जानवर और प्रेतात्माएं भी उसकी आज्ञा का पालन करती थी। प्रास्पेरो जब होठों से सिकोड़कर एक अजीब सी आवाज निकालता तो देखते ही देखते उसके पास बहुत सी प्रेतात्माएं प्रकट हो जाती थीं। वे उसके सैनिक थे और उसकी हर प्रकार से सहायता करते थे। इनमें सबसे शक्तिशाली प्रेत का नाम एरियल था। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं था। वह पलक झपकते ही मीलों दूर पहुंच जाता था। प्रास्पेरो अपने इन प्रेतात्मा को सबसे अधिक प्यार करता था। एक दिन प्रास्पेरो हरी घास पर लेटा हुआ था। पास ही मिरांडा तितलियां और खरगोशों के साथ खेल रही थी। ठंडी हवाओं के झोंकों से उसे नींद आ गई और कुछ ही देर में वह खर्राटे भरने लगी। सहसा वह बदला बदला चीखते हुए उठ बैठा। वह पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसकी सांसें धावकनी के समान चल रही थी। आंखों में जैसे लहू उतर आया था। वह खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर समुद्र की ओर देखने लगा। प्रास्पेरो अपनी सभी तंत्र क्रियाएं मिरांडा से छिपकर करता था। वह नहीं जानता था कि उसके दिल और दिमाग पर इसका बुरा असर पड़े, लेकिन आज उसे किसी बात का ध्यान नहीं रहा। उसकी मूर्ख सुर्ख आंखें दूर समुद्र में तैरते एक छोटे से जहाज को देख रही थी। कुछ ही पल बीते थे कि दूर दूर तक शांत दिखने वाले समुद्र में एक जलजला सा उठ खड़ा हुआ। चारों ओर काले काले बादल घिर आए। लहरें भयंकर शोर करते हुए आसमान की ओर उठने लगी। तेज हवाओं ने जल में भंवर पैदा कर दिए। बिजली कड़कते हुए जमीन पर गिरने के लिए आतुर हो उठी। समुद्र की विशाल लहरों के बीच जहाज कागज की नाव की तरह लहराने लगा। कभी वह दाईं ओर झुक जाता तो कभी बाईं ओर। प्रास्पेरो अभी भी उसे एकटक देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित करके जहाज को डुबो देना चाहता हो। इस कसमकस के बीच आखिरकार लहरों की विजय हुई और वे जहाज को तिनके की तरह बहाकर कहीं दूर ले गए। जहाज के अदृश्य होते ही प्रास्पेरो के चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई देने लगे। वह जोर जोर से हंसने लगा। दूर खड़ी मिरांडा इस दृश्य को देख रही थी। समुद्र के भयंकर रूप को देखकर उसका मन भय से कांपने लगा। वह दौड़कर आई और पिता के पैरों से लिपट गई। मिरांडा, मेरी बच्ची, यह कहकर प्रास्पेरो ने उसे गोद में उठा लिया और स्नेहवश उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। मिरांडा डरते डरते बोली, पिताजी, यह सब क्या था? मुझे बहुत डर लग रहा था।
डरो मत मिरांडा। प्रास्पेरो ने उसका चेहरा समुद्र की ओर किया और उंगली से संकेत करते हुए बोला, तुम्हें वह चमकीली वस्तु दिखाई दे रही है, उसे जहाज कहते हैं। जी पिताजी। मिरांडा ने उंगली की दिशा में देकर सहमति में सिर हिलाया। उसे यहाँ लाने के लिए ही मैंने अपने जादू से समुद्र में तूफान उठाया था, प्रास्पेरो ने धीरे से कहा। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? मिरांडा डरते हुए बोली। वह जहाज डूबने वाला है, उसके यात्री सहायता के लिए पुकार रहे हैं। भगवान करे तूफान को रोक दें पिताजी, नहीं तो सब मारे जाएंगे। प्रास्पेरो कठोर स्वर में बोला, मिरांडा, यदि तुम्हें सच पता होता तो तुम मुझे कभी तूफान रोकने के लिए नहीं कहती। तुम नहीं जानती कि उस जहाज में बैठे यात्री कौन है? मिरांडा बेटी। मिरांडा ने उत्सुकतावश पूछा, वे कौन है पिताजी? जहाज में बैठे यात्री कौन है? मिरांडा ने उत्सुकतावश पूछा, वे कौन है पिताजी, और आप उन्हें कैसे जानते हैं? बेटी, आज तक मैंने तुमसे एक रहस्य छिपा कर रखा है। यह रहस्य हमारे लिए हमारे अतीत से संबंधित है, परंतु आज मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि उनके यहाँ आने से पहले तुम्हें जान लेना चाहिए कि वे कौन है और उनसे हमारा क्या संबंध है। तभी तुम पूरी बात ठीक से समझ पाओगी। प्रास्पेरो मिरांडा को लेकर वहीं एक और बैठ गया और अतीत के पन्नों को खोलते हुए बोला, यहाँ से बहुत दूर समुद्र के किनारे पर मिलान नामक एक बहुत खूबसूरत सुंदर देश है। आज से 10 वर्ष पहले मैं वहाँ का राजा था। उस समय तुम 3 साल की थी। तुम्हें जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही तुम्हारी माँ स्वर्ग सिधार गई थी। तभी से मैं पिता के साथ साथ माँ बनकर तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूँ। हमारे पास नौकर चाकर, धन दौलत, हाथी घोड़े सब कुछ था। तुम एकमात्र संतान थी, इसलिए मैं तुम्हें लेकर अधिक चिंतित रहता था। मेरा अधिकांश समय तुम्हारी देखभाल में बीतता था, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर इस सुनसान जगह पर चला आया। मेरा एंटोनियो नामक एक छोटा भाई था। वह बड़ा बुद्धिमान, साहसी और कूटनीतिज्ञ था, इसलिए राजकाज के लोभ में आ गया। परंतु सिंहासन के सभी अधिकार पाकर उसके मन में और भी लोभ आ गया। उसे लगने लगा कि जब तुम कुछ बड़ी हो जाओगी तो मैं उसे सारे अधिकार वापस लेकर स्वयं राज्य का कार्यभार संभाल लूंगा। यहीं से उसकी सोच गलत दिशा की ओर मुड़ गई। वह मुझे सिंहासन से हटाकर स्वयं राजा बनने का स्वप्न देखने लगा, लेकिन मेरे रहते उसका यह स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता था। अतः उसने एक भयंकर षड्यंत्र रच डाला। एक दिन उसने समुद्र भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। इसके लिए उसने मुझे भी तैयार कर लिया था। निश्चित दिन मैं और तुम जहाज पर सवार होकर समुद्र यात्रा पर निकल पड़े। जहाज का कप्तान और कर्मचारी एंटोनियो के आदमी थे। बीच समुद्र में पहुंचकर उन्होंने हमें जबरदस्ती एक नाव में बिठाकर समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन जहाज का एक मल्लाह मेरा विश्वास पात्र था, इसलिए उसने एक दिन पहले ही नाव में खाने पीने का सामान और मेरे सभी ग्रंथ छिपा कर रख दिए थे। लहरों के थपेड़े खाते हुए हमारी नाव अनजानी दिशा की ओर बढ़ने लगी। उस समय मुझे सबसे अधिक चिंता तुम्हारी थी। तुम्हें सीने से लगाकर मैं तेजी से नाव खे रहा था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। धीरे धीरे खाने पीने का सामान समाप्त हो गया। अंततः थकान और भूख से बेहाल होकर मैं ईश्वर को पुकारने लगा। आखिरकार उसने मेरी पुकार सुन ली और एक दिन हमारी नाव इस हरे भरे टापू से आ टकराई। उसी दिन से हम इस टापू पर रह रहे हैं। अपने अतीत के बारे में सुनकर मिरांडा की आंखों से आंसू छलक आए और वह पिता के सीने से चिपट गई। तभी प्रास्पेरो को एरियल का स्वर सुनाई दिया, स्वामी मैं लौट आया हूँ। प्रास्पेरो बेटी के सामने एरियल से बातें नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि उसे अदृश्य शक्ति से बातें करते देखकर वह भयभीत हो जाएगी, इसलिए सर्वप्रथम उसने मंत्र पढ़कर मिरांडा को गहरी नींद से सुला दिया। फिर वह एरियल को संबोधित करते हुए बोला, आओ प्रेतराज, क्या समाचार लाए हो? जहाज के यात्री कैसे हैं? स्वामी आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। इस समय जहाज के सभी यात्री कुशल हैं। मैंने पूरी शक्ति लगाकर ऐसा भयंकर तूफान उठाया कि जहाज तिनके की तरह समुद्र में डूबने लगा। इतने भयंकर दृश्य को देखकर सभी के प्राण सूख गए।
प्राण संकट में पड़े देख आपका वीर भाई सहायता के लिए चिल्लाने लगा। वह मल्लाहों के पैर पकड़कर प्राण रक्षा की प्रार्थना करने लगा, परंतु उसका पुत्र फर्डिनेंड बहुत वीर और दिलेर है। वह स्वयं एक नाव खेते हुए इस टापू की ओर आ रहा है। जहाज डूबने के बाद शेष लोग भी अलग अलग तरीकों से टापू की ओर आ रहे हैं, परंतु आप निश्चिंत रहे, वे सभी सुरक्षित हैं। घटना का सारा विवरण सुनकर प्रास्पेरो प्रसन्न होकर बोला, प्रेतराज, आज तुमने बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया है। इस उपकार के लिए बदले में तुम्हें शीघ्र ही मुक्त कर दूंगा, जिससे तुम अपने सगे संबंधियों से जाकर मिल सको। अब तुम सभी को सकुशल यहाँ ले आओ। ध्यान रहे, कोई भी यात्री मरना नहीं चाहिए। मेरे भाई एंटोनियो का विशेष तौर पर ध्यान रखना, मुझे उससे पुराना हिसाब चुकता करना है। आज्ञा पाते ही एरियल वहाँ से चला गया। उधर फर्डिनेंड नाव खेते हुए टापू की ओर आ रहा था। प्रास्पेरो की आज्ञा से एरियल ने उसके चारों ओर संगीत की मधुर स्वर लहरियाँ बिखेर दी। उनके प्रभाव से उसे थोड़ी देर पहले घटी घटना की भी कोई सुध नहीं रही। वह टापू के उस ओर तेजी से नाव खे रहा था जिस ओर मिरांडा और प्रास्पेरो बैठे हुए थे। अथक प्रयासों के बाद फर्डिनेंड की नाव टापू पर आ लगी। उसने जैसे ही टापू पर कदम रखा, मिरांडा की नज़र उस पर पड़ी। उसने पिता के अतिरिक्त आज तक किसी पुरुष को नहीं देखा था, इसलिए फर्डिनेंड की सौम्यता, सुंदरता और बड़े शरीर ने उसे मोहित सा कर दिया। उसके दिल में फर्डिनेंड के लिए प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। इधर मिरांडा को देखकर फर्डिनेंड भी अपनी सुध बुध खो बैठा था। एक सुनसान टापू पर उसकी मुलाकात एक अद्वितीय सुंदरी से होगी, इसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। उसे लगा मानो परियों के देश में आ गया हो और सामने बैठी सुंदर परियों की रानी है। फर्डिनेंड की नाव जैसे ही टापू से लगी, वैसे ही प्रास्पेरो अदृश्य हो गया था। वह उनकी भावभंगिमाएं देख रहा था। उन्हें एक दूसरे में खोया देखकर उसके मन को असीम शांति मिल रही थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह इस सुंदर राजकुमार के साथ ही करेगा, परंतु वह एक बार उसकी परीक्षा लेना चाहता था। अतः वह प्रकट होकर गरजते हुए बोला, हे उदंड युवक, तू कौन है? इस टापू पर किसी परदेसी आदमी का आना मना है, फिर तूने यहाँ आने का साहस कैसे किया? अवश्य तू शत्रुओं का जासूस है और यहाँ की शांति भंग करने आया है। वरना अपना परिचय दो, वरना मैं तुम्हें दंडित कर दूंगा। फर्डिनेंड विनम्र स्वर में बोला, मैं मिलान देश के राजा एंटोनियो का पुत्र राजकुमार फर्डिनेंड हूँ। तूफान के कारण हमारा जहाज समुद्र में डूब गया है। किसी तरह मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? तुम्हें भोजन अवश्य दिया जाएगा राजकुमार, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें कुल्हाड़े से मेरी कुटिया के आसपास का जंगल साफ करना होगा। यदि इस काम में तुमने जरा सी भी लापरवाही की तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। प्रास्पेरो गरजते हुए बोला। यह बात सुनकर फर्डिनेंड की आंखों में खून उतर आया। वह प्रास्पेरो को ललकारते हुए बोला, मैं एक राजकुमार हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए बहकी बातें कर रहे हो। यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड है तो आओ, मेरा मुकाबला करो। मैं तो तुझे एक बालक समझ रहा था, लेकिन तेरा दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। ठहर, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? उठाओ तलवार और मुकाबला करो। ध्यान रखना, जब तक मेरे हाथ में तलवार है तब तक कोई भी मेरा अहित नहीं कर सकता। यह कहकर राजकुमार ने तलवार की मुठ पकड़ ली, परंतु लाख यत्न करने के बाद भी वह उसे म्यान से बाहर नहीं निकाल पाया। उसका हाथ मोठ के साथ चिपक कर रह गया। उसकी यह हालत देखकर प्रास्पेरो हंसते हुए बोला, अभी तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अचानक क्या हो गया? कहाँ गई तुम्हारी वीरता? तुमसे तो म्यान से तलवार ही नहीं निकाली जा रही। भला मेरा सामना कैसे करोगे? अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा मस्तक काट सकता हूँ, लेकिन मैं किसी बेबस शक्ति के व्यक्ति पर हथियार नहीं उठाता। यदि अपना भला चाहते हो तो मेरी गुलामी स्वीकार कर लो। विवश होकर राजकुमार ने सहमति में सिर हिला दिया। फिर प्रास्पेरो उसकी ओर कुल्हाड़ा
बढ़ाते हुए बोला, यह लो कुल्हाड़ा और जल्दी से काम में लग जाओ। मैं शाम तक वापस लौटूंगा, तब तक एक और का सारा जंगल साफ हो जाना चाहिए। फर्डिनेंड के प्रति पिता का इतना कठोर व्यवहार मिरांडा को अच्छा नहीं लगा। वह उसका हाथ पकड़कर बोली, पिताजी, यह राजकुमार है, इसने कभी पानी तक अपने हाथ से नहीं पिया होगा, भला इतना कठिन कार्य कैसे कर सकेगा? कुल्हाड़ा पकड़ने मात्र से इसके हाथ छिल जाएंगे। आप इतने कठोर और निर्दयी न बने, इसे क्षमा कर दें। चुप करो मिरांडा, यह अनजाने लड़के के लिए एक अनजाने लड़के के लिए तुम अपने पिता को समझा रही हो? इस जैसे न जाने कितने राजकुमार दुनिया में भरे पड़े हैं। लकड़ियाँ काटने से ज़्यादा इसके हाथ छिल जाएंगे, टूटेंगे तो नहीं। इसे यह कार्य करना ही पड़ेगा। तुम भी इसका पक्ष लेने के बजाय इसके कार्य पर नज़र रखो। अगर यह अपने कार्य में जरा भी लापरवाही दिखाए तो मुझे अवश्य बताना। यह कहकर प्रास्पेरो वहाँ से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाकर वह पुनः अदृश्य हो गया और उनके पास आकर उनकी बातें सुनने लगा। पिता की कठोरता और राजकुमार की व्यवस्था देखकर मिरांडा की आंखें नम हो गई। वह राजकुमार से बोली, पिताजी की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। विश्वास कीजिए, वे इतने निर्दयी और कठोर नहीं हैं, लेकिन कभी कभी उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है। मुझे विश्वास है कि वे शीघ्र लौटकर आपको यह कार्य करने से रोक देंगे। तुम दुखी मत हो मिरांडा, मुझे न तो किसी से कोई शिकायत है और न ही किसी के प्रति दिल में कोई द्वेष भाव है, लेकिन यह सत्य है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मैं यहाँ से तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। तुम मेरे दिल की रानी बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगी। राजकुमार ने प्रेम भरे स्वर में कहा, राजकुमार, मैं भी मन ही मन आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैंने स्वयं को तन मन से आपको अर्पित कर दिया है। आप जहाँ रहेंगे मैं वहाँ रहकर आपकी सेवा करूँगी। मिरांडा ने भी अपने दिल की बात प्रकट कर दी। अब तक प्रास्पेरो को उनके प्रेम पर यकीन हो चुका था। वह प्रकट होते हुए बोला, और मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ रहेगा। तुम जहाँ रहो खुश रहो। मिरांडा और फर्डिनेंड विस्मित होकर प्रास्पेरो को देखने लगे। तभी एंटोनियो और उसके अन्य सभी साथी भी एरियल के साथ वहां पहुंचे। अभी तक एंटोनियो समझ रहा था कि तूफान उसके पुत्र को ले गया है। इस दुख के कारण उसका चेहरा मुस्कुराया हुआ था, लेकिन जब उसने फर्डिनेंड को एक सुंदर युवती के साथ बैठे देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने दौड़कर पुत्र को गले से लगा लिया। इस मिलन के बाद एंटोनियो की दृष्टि प्रास्पेरो पर पड़ी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं सका। तब प्रास्पेरो उसके पास आकर बोला, आओ एंटोनियो, मुझसे भी गले मिलो। मैं कब से तुम्हें गले लगाने के लिए तरस रहा हूँ। वर्षों पहले इंसानी कमजोरियों के कारण हम एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज फिर हम एक हो रहे हैं। आवाज़ सुनते ही एंटोनियो प्रास्पेरो को पहचान गया। अपने नीच कर्म की याद आते ही उसकी नज़रें झुक गई। वह घुटनों के बल बैठकर प्रास्पेरो से क्षमा मांगने लगा। प्रास्पेरो ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और इसने भरे स्वर में बोला, भाई, जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। लोभ कभी किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों को दिल से क्षमा कर सके। मैंने तुम्हें उसी दिन क्षमा कर दिया था जिस दिन तुम्हारे सेवकों ने हमें समुद्र में छोड़ा था। आओ, अब सारे गिले शिकवे भुलाकर हम इस जोड़े को अपना आशीर्वाद दें और नई जिंदगी की शुरुआत करें। एंटोनियो ने प्रसन्नतापूर्वक दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर उस टापू पर खुशियों की वर्षा होने लगी। तो स्टोरी समाप्त हो गई। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।